हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपना चैप्टर चल रहा है काइनेमेटिक, उस काइनेमेटिक चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट वाला टॉपिक है और उस लास्ट टॉपिक का नाम है आपेक्षित वेग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे सम जो है वो एग्जाम में पूछते हैं। तो अपेक्षित वेग रिलेटिव वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो जैसे मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो कि दो आदमी है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। अपने बोलते हैं ना कि ये मेरा रिलेटिव है, तो ये दोनों रिलेटिव है। तो ये जो बंदा है उसकी जो मम्मी है, ये बंदे की जो मम्मी है वो इसका भाई लगता है, मतलब अपने बोलेंगे कि ये मामा है, मामा। तो ये ए बंदा इसको क्या कहता है? मामा। और ये बी बंदा जो है इसको कहता क्या है? भांजा। तो दो बंदे अलग अलग है। तो जब ए बंदा बी को कहता है, ए बंदा बी को क्या कहता है? मामा। इसी तरह बी बंदा ए को क्या कहता है? भांजा। तो अपने कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन जो है वो मामा का तो है, साथ में भांजा का भी है। ठीक है, तो जब ए से बी की तरफ जाते, ए से बी की तरफ, मतलब ये ए आदमी बी की तरफ जाएगा तो क्या कहेगा? मामा कहेगा। इसी तरह बी आदमी ए को क्या कहेगा? भांजा कहेगा। तो ये एक दूसरे का रिलेशन हो गया, रिलेटिव हो गया कि मामा भी है भांजा भी है। तो मामा कब होगा? जब ए से बी तक जाएगा तब मामा, और भांजा कब होगा? जब बी से ए तक जाएगा तब भांजा। तो इसी तरह वेग के अंदर भी रिलेशन होता है जिसको अपने कहेंगे रिलेटिव वेग, बराबर। तो रिलेटिव वेग किस तरह से फाइंड करेंगे कि जैसे मान लो कि मेरे पास में एक गाड़ी है, ये कार है जिसको ए नाम दिया हुआ और ये इस दिशा में जा रही है, और एक और दूसरी गाड़ी है जिसका नाम है बी, वो भी इसी दिशा में जा रही है। तो अपने क्या कहेंगे कि ये ए का बी के सापेक्ष वेग कितना है? तो ए का बी के सापेक्ष वेग कितना है, मतलब ए का बी के सापेक्ष वेग कितना है? तो वी ए बी। फिर ये बोलेगा कि बी का ए के सापेक्ष वेग क्या है? वी ए बी। तो ये दोनों जो वेग है, इन दोनों को जो वेग है उसको आपेक्षित वेग कहते हैं, बराबर। जैसे ए का बी के सापेक्ष वेग ज्ञात करना है, ए का बी के सापेक्ष, तो इसको अपने बोलेंगे कि वी ए का वेग और माइनस बी का वेग कितना होगा? तो इन दोनों का रिलेशन जो होगा वो आपेक्षित वेग हो गया। इसी तरह बी का क्या होगा? तो बी का क्या होगा? तो बी का वेग माइनस ए का वेग, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? आपेक्षित वेग। तो इस तरह से वेगों के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है और बी से ए तक की बीच की दूरी कितनी है। तो ये सब ज्ञात करने के लिए अपने आपेक्षित वेग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बराबर। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं अपने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है। इसके लिए कोई भी तरह की चीज को याद नहीं करना है तुमको, बराबर, और बहुत ही अच्छे से तुमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेके फिर इसको समझाता हूं कि जैसे मान लेते कि एक बिंदु है, एक जगह है, ठीक है। उस जगह पे एक वस्तु है, उस वस्तु का नाम है ए। वस्तु का नाम क्या है? ए। उस वस्तु का नाम अपने मान लेते हैं ए है, ठीक है। अब इस जगह पे जिस बिंदु पे ये आदमी खड़ा है उसकी स्थिति क्या है? पोजीशन क्या है उसकी पोजीशन क्या है? तो उस पोजीशन को बताने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं
एक्स, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी जगह की पोजीशन बतानी हो, स्थिति बतानी हो तो एक्स से बताती है। अब ये पोजीशन किसके लिए? ए के लिए, इसीलिए वहां पे लिखता हूं एक्स ए, बराबर। और ये स्थिति पे समय अपने मान लेते हैं 0 है, तो टी बराबर 0 सेकेंड में लिख देता। समझना को टॉपिक को। जैसे मान लो कोई भी चीज करने तुम स्टार्ट करते हो करना, कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो, जैसे पढ़ना तुम स्टार्ट करोगे, तो जब स्टार्ट करोगे पढ़ना उस टाइम पे तो समय तो 0 सेकेंड ही होगा ना, तभी तो वो समय चालू होगा कि तुम बोलोगे कि मैं सर आधा घंटा पढ़ा, तो आधा घंटा पढ़ा तो स्टार्टिंग में जब तुमने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब तो समय 0 ही होगा, तो समय 0 है। अब जैसे मान लो तुम घर से स्कूल जा रहे हो, तो घर पे जब हो तब उसकी पोजीशन क्या है, तो तुम बोलोगे एक्स ए। तुम्हारा नाम क्या है, जैसे मान लो विनोद है, तो विनोद की पोजीशन कितनी है, तो एक्स विनोद हो गया। तो इसी तरह ए की पोजीशन कितनी है, तो एक्स ए हो गया, और समय कितना होगा 0। अब ये वस्तु ए जो है, ये वस्तु ए टी समय के बाद में, टी समय के बाद में टी समय लगाया उसने एक वस्तु को, तो ये वस्तु जो है यहां से चलती चलती ये वस्तु यहां पे पहुंची, ये जो वस्तु यहां पे पहुंची। अब इस जगह पे पहुंचने में उसका जो समय है वो समय टी सेकेंड लगा। मान लो इस बिंदु तक पहुंचने में इसका समय जो है टी समय लगा। तो अब ये जाएगा तो यहां पे लिखेंगे एक्स ए, मतलब इसकी पोजीशन तो एक्स ए ही है अभी तक, और टी समय तक पहुंचा तो यहां पे टी बराबर टी सेकेंड आ जाएगा, बराबर। अब यहां पे देखो, यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, तो कंफ्यूजन हो सकता है जब आखिरी में सवाल को हल करेंगे। तो इसको समझने के लिए क्या करता हूं, यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, तो इसको समझने के लिए क्या लिख देता हूं, एक्स ए, लेकिन समय कितना है 0, तो एक्स से ब्रैकेट में 0 लिख देता हूं पास में, और यहां पे एक्स से समय कितना है टी, तो इसके लिए मैं टी लिख देता हूं, बराबर। तो ये आ गया अपना, यहां से यहां तक गया, ठीक है। तो ये वस्तु ए है जिसकी पोजीशन एक्स है, समय 0 है, इसलिए टी समय यहाँ पे 0 लिखा, तो इसको बोलेंगे एक्स से 0। फिर टी समय के बाद में ये वस्तु ए जो है वो टी समय पे जहां पहुंची उसकी पोजीशन है एक्स से टी, ओके। अब इसी तरह मैंने दूसरी वस्तु ली, वस्तु, ठीक है, जिसका नाम है बी वस्तु। अब ये भी इसी जगह पे, यही पोजीशन पे ये वस्तु बी है, बराबर। तो इस ये वस्तु जहां है वहीं की वहीं है। अब यहां पे भी इसका टाइम तो कितना होगा, यहीं पे भी 0 ही होगा, तो टी 0 है, ठीक है। या इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, ये वस्तु थोड़ी इससे थोड़ी सी आगे है, यहां पे मान लेते हैं, यहां पे है वस्तु, ठीक है। तो यहां पे वस्तु है, तो यहां पे तो टी बराबर क्या होगा, इसने भी यहीं से स्टार्ट किया तो टी तो 0 ही होगा। मतलब ये तुम्हारे जैसे दोस्त है, एक दोस्त उसके घर से स्कूल जाने के लिए रवाना हुआ तो वहां पे टाइम 0 है, दूसरा दोस्त उसके घर से रवाना हुआ तो टाइम 0, लेकिन दोनों के बीच की जो दूरी, स्थिति, पोजीशन तो दोनों की अलग ही होगी ना। ये यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, तो इसकी पोजीशन को मैं बोलता हूं एक्स बी, क्योंकि बी नाम है इसका, तो एक्स बी, और कितने समय के लिए 0 सेकंड के लिए, बराबर। अब ये भी टी समय के बाद, टी समय के बाद में ये मान लो कि टी समय के बाद में ये यहां पे पहुंचा, ये बी वस्तु यहां पे पहुंचा, तो इस जगह पे उसकी स्थिति क्या होगी, तो अपने बोलेंगे एक्स बी टी, क्यों, क्योंकि यहां पे टी बराबर टी सेकेंड अपने ने लिया, और यहां से यहां तक जाने में उसका समय लगा टी सेकेंड, ये बराबर। अब दो वस्तु है ए और बी, दोनों की प्रारंभिक पोजीशन है एक्स से 0, एक्स भी 0, टी समय के बाद में ये पहुंचा तो एक्स से टी, और ये टी समय के पहुंचा एक्स बी टी। अब इन दोनों वस्तु ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो दोनों के बीच में रिलेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसको समझने के लिए देखो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं
गति के समीकरण से, तो मुझे एक समीकरण गति का याद है और वो याद है v बराबर u प्लस ए टी, बराबर। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस ए टी को मैं लिख सकता हूं ना, अपने ने पढ़ा था v बराबर क्या होता है, dx बाय dt होता है, और u भी क्या होता है, dx बाई dt ही होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे भी ये वेलोसिटी है तो इसका भी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक्सीलेशन है, त्वरण है, तो त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, तो dv बाय dt, और ये t ऐसा का ऐसा, बराबर। तो यहां पे देखो, अब मैं गति का समीकरण जो है वो वस्तु ए के लिए ले रहा हूं। वस्तु किसके लिए ले रहा हूं, ए के लिए। वस्तु ए के लिए लूंगा तो यहां पे क्या आएगा, वी ए आएगा, यहां पे यू ए आएगा, ठीक है, यहां पे भी ए आएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, डी एक्स ए, ये यहां पे भी आ जाएगा डी एक्स ए, यहां पे भी आ जाएगा डी वी ए। अब देखो ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग है तो उसका समय तो जीरो, तो डी एक्स यहां पे लिख देंगे जीरो, और यहां पे आ जाएगा टी, बराबर। और यहाँ पे ये वेग dv है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पे t सब कट रहा है, तो ये t कट गया, ये t कट गया, ये t कट गया, बराबर। तो यहाँ पे क्या बचा, dx a t बराबर dx a 0 प्लस dv a t, बराबर। अब इस समय db कट रहा है तो db काट देते, d कट गया, डिफरेंशिएट तो कट ही सकता है। तो यहाँ पे क्या मिला, x a t बराबर x a 0 प्लस v a t, ये आया अपना समीकरण नंबर 1। देखो ये d ऐसे काट नहीं सकते, लेकिन अपने को समझने के लिए, क्योंकि आगे वाला पार्ट इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में तो पार्ट के अंदर जो किताब के अंदर डायरेक्ट ये वाला सूत्र ही दिया हुआ है, तो ये खाली समझने के लिए मैं तुमको बताया कि ये आया कैसे, बराबर। तो गति का पहला समीकरण से ये आया, तो देखो x a t बराबर x a 0 प्लस v a t, ये समीकरण नंबर ये आया। अब v a का है, तो देखो ये वस्तु a है, वो इस दिशा में गति कर रही है, तो सिंपल सी बात है, ये t समय t 0 था, फिर t पे आया, तो इसका जो वेग होगा वो वेग किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, va, बराबर। तो इसी से ये गति की पहली समीकरण बनी। x a t कहाँ है, x a t यहाँ पे x a 0 है, और इस दिशा में जब वो गति करेगा तो उसका जो वेग होगा वो va होता है। इसी तरह वस्तु b के लिए क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु b के लिए क्या होगा, तो सेम टू सेम यही समीकरण होगा, खाली एक ही जगह पे b आ जाएगा। तो यहां पे होगा x b t बराबर x b 0 प्लस v b t आ गया, बराबर। ये आ गया समीकरण नंबर 2, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहां पे भी इसका जो वेग होगा वो इसी दिशा में होगा, और जिसको बोलेंगे v b, बराबर। तो ये आ गया वस्तु B के लिए समीकरण, वस्तु A के लिए का समीकरण, बराबर। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना अपेक्षित वेग। और अपेक्षित वेग का मतलब क्या होता है कि वस्तु A के वेग और वस्तु B के वेग के अंतर को ही अपेक्षित वेग कहते हैं, बराबर। वस्तु A के वस्तु B के वेग के अंतर को ही अपेक्षित वेग कहते हैं, या वस्तु B के वस्तु A के सापेक्ष वेग को अपेक्षित वेग कहते हैं। तो दोनों ज्ञात कर लेते, A से B का वेग और B से A का वेग दोनों ज्ञात कर सकते, ठीक है। तो अपने यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से वस्तु A तथा वस्तु B के मध्य विस्थापन, ठीक है। मतलब वस्तु A का
वस्तु बी के सापेक्ष विस्थापन कितना, मतलब ये वाला विस्थापन कितना है। तो ये वाला विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, माइनस करके। तो समीकरण नंबर बी को समीकरण नंबर 1 और बी के बीच के विस्थापन को मैं यदि ज्ञात करूं तो क्या होगा। तो देखो मैं इसको इससे माइनस कर देता हूं, तो यहां पे अपने को मिलेगा एक्स बी टी माइनस, यहां पे आ जाएगा एक्स ए टी। ये वाला मैंने लेफ्ट साइड वाला भाग को काटा, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स बी जीरो माइनस, इससे काट करूंगा एक्स ए जीरो बराबर, फिर आएगा वी बी टी माइनस वी ए टी बराबर। पर इन दोनों में कॉमन टी आ रहा है, तो कॉमन टी आ रहा है तो मैं टी पहले से कॉमन निकाल देता हूं। तो वी बी माइनस वी ए और ब्रैकेट के अंदर आ गया टी आ गया। देखो तो समीकरण नंबर 1 और 2 को मैंने माइनस किया, इसको एक्स बी को एक्स ए से माइनस किया, तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, और एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो आ गया, और वी बी माइनस वी, और ब्रैकेट के अंदर दोनों में कॉमन टी था इसलिए मैंने टी जो है वो बाहर निकाल दिया बराबर। तो दोनों में से मैंने टी बाहर निकाल दिया, तो अपने को ये जो समीकरण मिला, तो इस समीकरण के अंदर एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, तो ये जो है दोनों के बीच का विस्थापन आ गया, दोनों के बीच का क्या आ गया, विस्थापन आ गया बराबर। और ये वाला जो पार्ट है वी बी ए वाला जो पार्ट है उसी को अपने बोलते हैं आपेक्षित वेग बोलते हैं। अब इसको अपने दे देते समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 के अंदर इसको अपने बोलते हैं अंतिम विस्थापन का अंतर, इसको बोलते हैं प्रारंभिक विस्थापन का अंतर, और इसको बोलते हैं वेग का अंतर, और वेग के अंतर को ही आपेक्षित वेग कहते हैं बराबर। तो यहाँ पे वी बी माइनस वी ए जो है अपना आपेक्षित वेग कहलाएगा। अब जैसे कि वेग दो तरीके से अपने ज्ञात करेंगे, जैसे ऐसा लिखा हो कि वस्तु बी का वेग वस्तु ए के सापेक्ष, ऐसा लिखा है कि वस्तु बी का वेग वस्तु ए के सापेक्ष, मतलब कोई भी वस्तु बी है उसका वेग ए के सापेक्ष ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी के वेग को ए के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए इसको माइनस करेंगे, तो वी बी माइनस वी ए ऐसा लिखा है, जैसे कि यहां पे भी ऐसा ही लिखा है वी बी माइनस वी ए। तो इसको अपने किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं वी, और कहां से कहां जा रहा है, बी से ए तरफ जा रहा है, तो यहां पे पहले लिख दूंगा वी बी और फिर लिख दूंगा ए। तो इसको लिखेंगे वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। इसको मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 4। तो जब कहीं पे तुमको ऐसा बोला कि वस्तु बी का वेग वस्तु ए के सापेक्ष वेग कितना होगा, तो तुमको लिखना है वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। अब इसी तरह ऐसा लिखा हो इसका उल्टा कि वस्तु ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष, वस्तु ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष। तो अब की बार उल्टा है, देखो बी का वेग वस्तु ए के सापेक्ष, इसका उल्टा ये है ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष। तो यहां पे क्या होगा कि ए का जो वेग है वो बी के सापेक्ष, तो बी से माइनस कर देंगे वी ए माइनस वी बी। तो यहां पे जो आएगा वी ए माइनस वी बी, तो बराबर जो आ जाएगा उसको अपने बोलेंगे वी ए बी। ये आ गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को ध्यान से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 4 में है वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पे है वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये और इनके बीच में क्या रिलेशन है कि ए और बी के बीच में, ये बी से ए जा रहा है वेग और ये ए से बी जा रहा है, तो इन दोनों में फर्क क्या होगा। तो अपने समझ लेते हैं कि समीकरण नंबर 4 और 5 को मैं आगे हल करूं। तो जैसे मान लो कि इसी को हल करने के लिए मैं क्या करता हूं कि वी ए बी है बराबर ना,
तो अब इन दोनों में मान लो मैं माइनस कॉमन निकालू, माइनस कॉमन निकाल देता हूं, ठीक है। तो जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहा हो तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये याद रखना है तुमको कि जब कोई भी टर्म में माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे VAB जो है, VA जो है वो प्लस में तो माइनस हो जाएगा और VB माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले क्या लिख देता हूँ, VB लिख देता हूँ, क्योंकि ये माइनस है लेकिन माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा VB और यहाँ पे प्लस की वैल्यू तो माइनस हो जाएगा तो VA। अब देखो VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो VB माइनस VA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, VBA लिख सकता हूँ ना। तो इसकी जगह पे ये लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, VAB बराबर माइनस VBA। ये आ गया, देखो समीकरण नंबर 6 आ गया। मतलब VAB और VBA दोनों समान ही है, दोनों की वैल्यू समान ही मिलेगी, लेकिन माइनस का साइन है, मतलब इसकी दिशा जो है वो विपरीत होगी, इसकी दिशा विपरीत होगी। क्यों? क्योंकि VAB मतलब क्या है, वस्तु A का वेग B के सापेक्ष ज्ञात करेंगे और वस्तु B का वेग A के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो दोनों के जो मान है वो तो समान ही होंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि इनका जो साइन होगा वो अलग होगा, मतलब वैल्यू जो है वो अपने को अलग यहां पे देखने को मिलेगी। तो दोनों का जो वेग है VAB और VBA, इन दोनों का जो वेग है वो तो समान ही होगा, लेकिन दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में होगी। अब इसके क्या समझते हैं, कुछ कंडीशन समझ लेते हैं, और ये कंडीशन क्या है उसको मैं अब तुमको समझाता हूं कि जैसे कि यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि मान लो कि दो वस्तु है, उन दोनों वस्तु का वेग समान है, बराबर, वेग समान है तो क्या होगा, तो जैसे कि अपने जो अभी दो फॉर्मूले पढ़े कि VBA बराबर क्या होता है, VB माइनस VA। तो अब ये दोनों समान है, VB और VA दोनों समान है। जैसे मान लो 2 है तो 2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब VBA क्या मिलेगा, 0। इसी तरह जैसे मान लो कि VAB है तो VAB में क्या होगा, VA माइनस VB है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0। तो जब दोनों का वेग समान होता है तो आपेक्षित जो वेग है, ये आपेक्षित वेग है VAB, मतलब B का A के सापेक्ष वेग 0 हो जाएगा और A का B के सापेक्ष वेग जो है वो 0 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वस्तु जो है वो वेग जो है वो कांस्टेंट वेग से जो है वो गति कर रहा है, बराबर। तो इन दोनों में आपेक्षित वेग जो होगा वो 0 होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आपेक्षित वेग जो है, आपेक्षित वेग अपना जो है जो भी है VAB या VBA जो होगा वो 0 होगा, बराबर। अब इसका मैं जैसे ग्राफ बनाऊं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका जो ग्राफ है ये टेक्स्ट बुक के अंदर भी तुमको दिया हुआ है। तो ये ग्राफ में जैसे ये मान लो समय है, ये मान लो अपना पोजीशन है, ठीक है, x है, तो इनके बीच में जो दोनों के बीच का वेग जो है वो 0 है, बराबर। मतलब इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब ये A है ये B है, दोनों एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, बराबर। मतलब कोई भी तरह का, देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पे तुम इसका डिफरेंस करो या यहाँ पे डिफरेंस करो, यहाँ पे डिफरेंस करो, समान वेग से दोनों जा रहे हैं, दोनों समान वेग से जा रहे हैं, तो इसका जो अपेक्षित वेग होगा वो 0 होगा। अब दूसरी कंडीशन ये है केस 2। केस 2 में ऐसा है कि अब की बार जैसे कि है VB का वेग जो है वो VA से ज्यादा है, इसका वेग ज्यादा है, तो इसका वेग ज्यादा होगा तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर। तो जैसे कि अपना फॉर्मूला क्या है VBA, तो VBA बराबर क्या होगा, VB माइनस VA, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये फॉर्मूला है तो इसमें क्या बोला है, VB का मान ज्यादा होगा, बराबर,
और VA का मान कम होगा, तो इसका मान ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी, और ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इसको माइनस करूंगा तो इसका जो वेग होगा वो क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, मतलब पॉजिटिव वेग मिलेगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कि VB है, VB जैसे मान लेते हैं कि 2 है और A कितना है, 1 है, तो 2 में से 1 गया है तो 1 बचा, धनात्मक है, मतलब कोई भी इसको हमेशा इससे ज्यादा ही लो। जैसे मान लो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 मिलेगा। ये मान लो 7 है, 7 और ये 1 है, तो 7 में से 1 गया तो 6, मतलब VB मतलब B का वेग जो है वो A से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो मान है अपने को हमेशा धनात्मक ही मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ मैं बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये T है और ये X है, तो यहाँ पे देखो B का मान जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, B का मान ज्यादा है, मतलब समय के सापेक्ष जो है वो ज्यादा गति कर रहा है। तो यहां पे अपने क्या करेंगे कि ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और A जो है इसके सापेक्ष में कम गति कर रहा है, बराबर, तो कम समय में ऐसे जा रहा है, तो अपने इसको इस तरीके से अपने बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, तो ये इसको मान लेते हैं A, और B जो है वो इससे ज्यादा गति कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, तो ये हो गया B, बराबर। अब इसका केस नंबर 3, केस नंबर 3 में ऐसा है कि अब की बार VA की मान ज्यादा है VB से, तो अपना जो फॉर्मूला वो तो क्या है, VBA है, तो VBA मतलब क्या होगा, VB माइनस VA। तो अब की बार देखो A की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा वैल्यू तो नेगेटिव है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो ऋणात्मक में आएगा, ऋणात्मक में। तो ऋणात्मक में आएगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, इसका ग्राफ जो है वो ऐसे ही होगा, ये अपना T और ये अपना है X, तो इसका ग्राफ ऐसे ही होगा, लेकिन अब की बार ऊपर जो वैल्यू है वो A की होगी। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा है, तो धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये ज्यादा ऊपर तरफ जाएगा अच्छे से, तो ये ऐसे हुआ, ये हो गया A, और ये जो है इस तरह से जाएगा और ये हो जाएगा B। इस तरह से ये वाला जो टॉपिक है अपना अपेक्षित वेग का टॉपिक है, और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो तुमको इसको अच्छे से समझना है और इसके समीकरण को हल करना है। ठीक है, और ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इसके जो कुछ जो सम्स है वो तुमको प्रैक्टिस करनी है।